घर वालों का निर्णय तो आज भी नहीं हो सकता कि कोई लड़की, अब तो बेटों को नहीं पत्रकार बनने देना चाहते तो लड़कियों को कहाँ से बनने देंगे। मैं स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप अतीत के कैदी नहीं होना चाहिए किसी को। अतीत पे बात करने का मतलब है कि अपने वो घाव उघारना, अपने वो छाले, अपने वो सारी चीज़ें बेटे पे ये हमारे जो पहले की पीढ़ी थी ना, बहुत गलत करती थी कि हमारे सपने हमारे बच्चे जिए। क्यों जिए हमारे सपने? अपने सपने का भागी आप बनिए ना। आपकी आंखें, आपके सपने, आपकी नींदें आप पूरा करिए। बच्चों पर अपने सपने थोपना क्राइम है। आज भी मैं उस रूप को, अपने रिपोर्टिंग को याद करती हूँ, मिस करती हूँ। तो उस समय मुश्किल था, अब कोई मुश्किल नहीं है। अब लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा माहौल, समान अवसर हर जगह। हम लोगों को तो सैलरी भी समान नहीं मिलता था, काम समान नहीं मिलता था। लड़की हो तो आर्ट एंड कल्चर करो। सोशल मीडिया आया, उसने हर सिटीजन को पत्रकार बना दिया। सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गया। अब उसमें क्या है कि मैं रोज सुबह उठती हूँ, अखबार से पहले अगर फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे खबरें मिल जाती हैं, किसकी डेथ हुई, किसको क्या मिला नहीं मिला। तो एक सूचना का जो स्रोत है ना, वो बड़ा हुआ। देखिए, माहौल तो बहुत बदल गया है जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स का पूरा। जो मुखर या तो ज़्यादातर ने सरेंडर कर दिया है, और जो अभी भी मुठभेड़ कर रहे हैं वो खतरे में तो हैं। जान का खतरा ना भी हो तो उनके ऊपर बहुत और सारे खतरे हैं। उनको कैसे भी संभव है, कुछ भी संभव है। आप लोग चाहें तो भाई चौथा खंभा है, अपनी ताकत तो पहचानिए। यूट्यूबर को पत्रकार मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। जो काम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग नहीं कर सके, यूट्यूबर कर रहे हैं। सीधी माँ विंध्य इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव के 6वां सोपान चल रहा है, और एमा देश विदेश के तमाम फिल्मन का शामिल किया गया है ये फिल्म फेस्टिवल में। ओके साथ साथ यहाँ तमाम देश भर से अतिथि आए हैं। अतिथि में हमारे साथ एक बेहद खास अतिथि गीताश्री दीदी हैं, जो लगातार महिलन के आवाज़ का बुलंद करे खातिर पत्रकारिता के राह का चुने। और फिर के बाद कहानीकार, फिर उपन्यासकार, फिर तमाम एक लंबी जर्नी है, लंबा सफ़र है। वह सफ़र के अपना का हम सफ़र बनाऊँ और गीताश्री दीदी के बारे में कुछ बातचीत करके कोशिश करब कुछ वह जाने के जो अपना बच्चे जाने चाहिए थे। तो वे निषेध गई है। पहले बघेली न्यूज़ चैनल में हम करीस तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे, और सीधी बातचीत करी थे। और जैसा हमरे बच्चन की यहाँ विंध्य के एक परंपरा है अतिथि देवो भव, पहले हम अपना के बहुत बहुत अभिनंदन करी थे, स्वागत करी थे कि अपना ये विंध्य में आयन और तमाम हम कपचन का अनुग्रहित करे के काम करे हैं। तो दीदी, महिला पत्रकार, मतलब हम केवल उसी जगह पे मैं चाहता हूं कि बात हो, क्योंकि जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात होती है और तमाम चीज़ों में महिलाएं अग्रणी भूमिका अब निभाना शुरू कर चुकी हैं, लेकिन जब आपकी पत्रकारिता, आपकी मैं देख रहा था अभी कि आप शायद 58 ईयर्स की हो चुकी हैं, हाँ। है ना? और आपने जब पत्रकारिता शुरू की होगी तो शायद हम लोग बहुत छोटे छोटे रहे हो। तो कैसा अनुभव था, और महिला पत्रकार बनने का निर्णय किसका था, आपका या घर वालों का? घर वालों का। नमस्ते, शुक्रिया। घर वालों का निर्णय तो आज भी नहीं हो सकता कि कोई लड़की, अब तो बेटों को नहीं पत्रकार बनने देना चाहते तो लड़कियों को कहाँ से बनने देंगे। मैं बहुत ही सामंती परिवेश से, बहुत बंदिशों वाली फैमिली से, और जहाँ लड़की को लड़की ही समझते हैं, लड़की जात, और पढ़ाते इसलिए कि अच्छा घर बार मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई टीचिंग जॉब कर ले। पत्रकार बनने का फैसला पूरी तरह मेरा था। और वो मैं कैंपस में जब विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी तो मैं नेता टाइप थी, और नेता छात्र उसकी हिस्सा थी मैं। तो उसी समय नवभारत टाइम्स पटना से निकलता था, तो मैं उसकी कैंपस संवाददाता हो गई। फिर उसके बाद दिल्ली आने का फैसला मेरा, मैं पीएचडी करने दिल्ली आई थी। तो आते ही मुझे पत्रकारिता लिखने का बहुत शौक था, हॉबी थी, लिटरेचर से एमए किया था, तो पत्रकारिता करने लगी। घर वालों का विरोध था शुरू में, और असहयोग भी था, तो मुझे अपनी पढ़ाई के लिए नौकरी करनी पड़ी, खुद कमा के खुद करना। बहुत स्ट्रगल था, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रगल था कि मैं स्ट्रगल के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि आप अतीत के कैदी नहीं होना चाहिए किसी को। अतीत पे बात करने का मतलब है कि अपने वो घाव उघारना, अपने वो छाले, अपने वो सारी चीज़ें, क्योंकि लोग तो आपकी सफलता देखते हैं,
जड़ों का संघर्ष मिट्टी के साथ नहीं देखते हैं, तो इसलिए वो संघर्ष रहने देते हैं। लेकिन पत्रकार बनने का फैसला पूरी तरह मेरा था। अब लिटरेचर में हूँ तो ये फैसला भी मेरा है। मैं अपनी ज़िंदगी हमेशा अपनी शर्तों पर जी है, क्योंकि मैं खुद मुख्तार थी, एजुकेटेड और अपने अर्न करती थी, और इसीलिए अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से रख पाई, चला पाई। नहीं दीदी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, शिक्षा जैसे आपने कहा कि मैं एजुकेटेड थी, अपने पैरों में खड़ी हुई और तमाम निर्णय हमारे हो गए। माता पिता जो एक बच्चे को पैदा करता है बड़ी अपेक्षाओं के साथ कि ये अच्छा करेगा, कुछ और बेहतर करेगा और तमाम हमारी हसरतों को भी पूरा करेगा, लेकिन जब तमाम आप अपने पैर पे खड़े होने की बात करते हो और अपने मर्जी की बात करते हैं, तो ये सही है क्या? बच्चा अपने माँ बाप के हसरत को क्यों ढोए? अपनी हसरत के लिए अपना कंधा माँ बाप को भी इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं अगर IAS नहीं बन पाई तो मैं अपनी बेटी पे सपना थोप दूं या बेटे पे? ये हमारे जो पहले की पीढ़ी थी ना, बहुत गलत करती थी कि हमारे सपने हमारे बच्चे जिए। क्यों जिए हमारे सपने? अपने सपने का भागी आप बनिए ना। आपकी आंखें, आपके सपने, आपकी नींदें आप पूरा करिए। बच्चों पर अपने सपने थोपना क्राइम है। एकदम चाइल्ड साइकोलॉजी आप पढ़िए, एकदम नहीं। आप बच्चों के सपनों को समझिए, बच्चों से पूछिए उनको क्या बनना है। उनके अब जो बच्चा, आपने ये देखा नहीं 3 इडियट्स, आप देखिए कि उसको कलाकार, कैमरामैन बनना है, आप उसको इंजीनियर बना रहे हैं। ऐसे गुनाह माँ बाप ने बहुत किए हैं, नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय है। आपने एक सवाल उसमें पूछा तो मैं बताना भूल गई कि जब मैं पत्रकारिता में आई थी ना, तब की बात बता रही हूँ कि उस समय तो लोग अचरज से देखते थे कि लड़की पत्रकार बन गई। और हिंदी मीडिया में, मैं INS बिल्डिंग दिल्ली में, रफ़ी मार्ग पे एक बिल्डिंग है, वहाँ हिंदी अंग्रेजी की महिला पत्रकार बहुत दिखती थी, हिंदी की बहुत कम। तो हम लोग 15-20 मर्द पत्रकार अकेली में इलेक्शन कवरेज के लिए चले जा रहे हैं। अब लड़की होने के नाते मेरी अपनी सीमाएं, मेरी अपनी सोच, मेरा अपना भय, तो वो सब दौर हमने उस जमाने में जिया है। तो सचमुच मुश्किल काम था, लेकिन इतना पैशनेट थी मैं इसको लेके और इतना अच्छा लगता था। और आज भी मैं उस रूप को, अपने रिपोर्टिंग को याद करती हूँ, मिस करती हूँ। तो उस समय मुश्किल था। अब कोई मुश्किल नहीं है। अब लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा माहौल, समान अवसर हर जगह। हम लोग को तो सैलरी भी समान नहीं मिलता था, काम समान नहीं मिलता था। लड़की हो तो आर्ट एंड कल्चर करो, लड़का है तो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करो। ये क्या बात हुई? हमने लड़ के पॉलिटिकल रिपोर्टर हम बने, और फिर बने तो फिर शानदार पॉलिटिकल रिपोर्टर बने। 99 का वो यूनाइटेड फ्रंट का वो दौर जो हमने कवर किया, वो क्या कोई कवर करेगा? तो लड़कियों के पास इतनी चुनौती देते हैं लोग कि उस बेचारी साबित करने में वो खप जाती हैं। पुरुषों के पास तो चुनौती है ही नहीं ना, वो तो प्रूव्ड है, साबित है कि बहुत बहादुर लोग हैं। हमें चुनौतियां हैं तो हमें अपने को साबित करना पड़ता है। तो हमने बहुत मुसीबतों का सामना किया है उस दौर में, जब लड़कियां कम थी। जो आ रही थी वो एक दूसरे के देखा देखी और डरते डरते, और माँ बाप उनको नाइट ड्यूटी नहीं करने देते थे। हम लोगों ने तो नाइट ड्यूटी किया 10 साल कम से कम। ईरा जहाँ सीनियर पत्रकार थी आपकी वहाँ छत्तीसगढ़ की, उन्होंने हमेशा नाइट ड्यूटी की। और लोग कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को बड़ा होते ऐसे ऐसे देखते हैं। हम लोग उनको चिढ़ाते थे कि आप अपने बच्चे को बड़ा होते ऐसे ऐसे देखी होंगी। सोया रहता है, सुबह निकली तो सो रहा है, शाम को गई तो सो रहा है, तो ऐसे बड़ा होते देखा। हम लोगों ने ऐसे देखा नाइट ड्यूटी। मैंने पूछा क्यों नाइट ड्यूटी अब नहीं है उस दुनिया में इरादी? तो आपने पूछा कि क्यों आपने एक्सेप्ट किया नवभारत टाइम्स का एडिशन निकालना रात को? तो कहती थी कि कोई लड़की थी नहीं, और कोई लड़की एक आध थी, वो करना भी नहीं चाहती थी, लोग देना भी नहीं चाहते थे। तो मैंने चुनौती जानबूझ कर ली कि मैं लड़की हूँ। तो प्रियंका गांधी का है ना, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ। कितना अच्छा स्लोगन है, मैं लड़की हूं मैं कर सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने किया, मैं लड़की हूं मैं कर सकती हूँ। निश्चित तौर पर महिला पत्रकार की स्थिति यदि देखी जाए देश भर में, तो तमाम अब वो सारे अवसर जो पुरुष को मिल रहे हैं वही महिला पत्रकारों को भी मिल रहे हैं, और तमाम वो अपने काम का जो है 100% देने के लिए तैयार भी रहती हैं और दिखता भी है। तमाम, चाहे श्वेता सिंह हो आज तक की, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो। कहीं देखिए करगिल में भी कितना उन लोगों ने बरखा दत्त से लेके सारी रिपोर्टर्स करगिल गई। टीवी वाले हम लोग प्रिंट मीडिया से थे, हम लोग गए। कहीं भी बाढ़ है तो बाढ़ में भेज दीजिए, कहीं युद्ध कवरेज के लिए लड़कियां जा रही हैं। अब वो नहीं कहती हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम लड़की हैं तो हम नहीं जाएंगे। आप इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो लड़की है, हम जाना चाहते हैं क्योंकि हम लड़की हैं। तो अब लड़कियां मना नहीं करती, उनको अवसर आप देंगे तो हर
तरह से साबित करके दिखाएंगे। निश्चित तौर पर लेकिन दीदी, जो मीडिया का एक तेजी से बदलाव देखा गया इस दौरान पे, चाहे एक युग ही परिवर्तित, क्योंकि सोशल मीडिया, सामाजिक पत्रकारिता का जो दौर आया वो कहीं ना कहीं लोगों को एक अनुभव भी नया दिया उसने और मौका भी नया दिया। कैसे देखती हैं, अंतर कैसे कर पाती है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, फिर सोशल? देखिए, हम लोग तो प्रिंट के थे, प्रिंट में रहे, हमारे देखते देखते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। कुछ दिन हमने भी काम किया, मैं वापस प्रिंट में चली गई क्योंकि मुझे मज़ा प्रिंट में आता था, ये मेरी अपनी पसंद थी, मेरे चुनाव था, तो मैं गई। लेकिन चेंज हुआ, पत्रकारिता चेंज हुई, पढ़ते थे फिर देखने लगे, घटनाओं को पढ़ते थे फिर घटनाएं देखने लगे। जब सोशल मीडिया आया उसने हर सिटीजन को पत्रकार बना दिया, सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गया। अब उसमें क्या है कि मैं रोज सुबह उठती हूँ, अखबार से पहले अगर फेसबुक खोलती हूँ तो मुझे खबरें मिल जाती हैं, किसकी डेथ हुई, किसको क्या मिला नहीं मिला। तो एक सूचना का जो स्रोत है ना वो बड़ा हुआ। बिल्कुल। और इसको सूचना के आतंक के तौर पे भी देख सकते हैं कि एक प्रेशर भी बना। इस प्रेशर ने लोगों को हद में रखा, उनकी हद में रखा इसने। तो मैं तो सकारात्मक ढंग से देखती हूँ कि अच्छा है कि बहुत सारे टैलेंट जो छुपे हुए थे, जिन्हें मौके नहीं मिलते थे, उन लोगों ने सोशल मीडिया पे एक नया दौर, एक नई फिजा बना दी कि वो अपने टैलेंट को लेकर आने लगे। आप पहले देखिए, एडिटर कॉपी काट छाट रद्दी की टोकरी में डाल देता था, कई लोगों की रचनाएं नहीं छपती थी। आज देखिए, आप ही एडिटर हैं, आप ही पब्लिशर हैं, अपनी रचनाएं छापिए, कोई उसको फेंक नहीं सकता। हालांकि इस चक्कर में कई रद्दी चीजें आई हैं, तो जब भी कुछ कोई घटना होती है, कोई बात होती है, तो उसके दोनों पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तो चलिए, निश्चित तौर पर महिला पत्रकार के तौर पर आपके जीवन में भी काफ़ी चुनौती आई होंगी। हालांकि आपने बताया कि एक लंबे संघर्ष के बाद आपने वो मुकाम हासिल किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, महिला पत्रकार के तौर पर कौन सा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ जब आपको दो राहें पर खड़ा होना पड़ा, खुद ही ये सोचने में आप मजबूर हुई होंगी कि कहीं मैंने गलत चुनाव तो नहीं कर लिया, या फिर ऐसा? नहीं, मैं दो राह पे हमेशा खड़ी होती हूँ, लेकिन आज तक कभी मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैंने गलत चयन कर लिया। मैंने बताया ना, मैं बहुत पैशन, ये वही प्रोफेशन था जिसके लिए मैं पैदा हुई थी। कभी नहीं सोचा कि मैं, कई बार ये लगा कि मैं लड़की हूँ, इस वजह से ये रिपोर्टिंग मुझे मना की जा रही है। जैसे मैं निर्भय गुज्जर डकैत था, उससे इंटरव्यू का टाइम मिल गया था, मैं करने जा रही थी, सुबह का समय था, मैं गाड़ी में बैठने जा रही थी, दो पत्रकार और थे, मेरे एडिटर का फोन आया, मना कर दिया। मेरे घर वालों ने मना नहीं किया, वो लोग सब साहसी थे कि मुझे एडिटर ने मना कर दिया कि नहीं, छोड़ दो। उसका मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे सेफ्टी को लेकर मना कर रहे हैं, जबकि निर्भय गुज्जर अच्छा इस मामले में अच्छा था, स्त्रियों के मामले में, और मैं थोड़ा रिस्क लेने में उस्ताद भी हूँ। देखा जो होगा देखा जाएगा, मैं सोचती बाद में हूँ, एक्शन पहले करती हूँ। तो मैं एकदम तैयार हो गई थी, उसने टाइम भी दे दिया था, और जो लोग गए थे उनकी बड़ी खातिर करी निर्भय गुज्जर ने। अगले दिन चलते समय सबकी विदाई की उसने। लेकिन मुझे उसका बड़ा अफसोस है कि मैं लड़की हूँ, इसलिए मुझे नहीं जाने दिया। मुझे उसके बाद फिर मैंने एक्शन शुरू किया कि एडिटर को बताना बाद में, करना पहले है। जब कश्मीर गई तो मैं खारकुओं से, जो भी उन दहशतगर्द, आतंकवादी, जो भी आप कह ले, उनसे मैं मिलकर आई, फिर मैंने रिपोर्ट लिखी। पहले बताया नहीं तो फिर मना हो जाता कि मत करो, सेफ्टी की चिंता। एडिटर भी करते ना कि लड़की है, उनके बहुत बड़ा वो है। लेकिन मुझे कभी ये नहीं लगा कि मुझे प्रोफेशन नहीं चुनना चाहिए था, बल्कि मुझे यही प्रोफेशन चुनना चाहिए था हर बार, हर जन्म में। बिल्कुल बिल्कुल, इतना पैशन है तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा है। आप सब देखिए, बहुत लगाव है अपने प्रोफेशन से। जी दीदी, एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे मैंने ये इंसिडेंट की बात की आपसे, मतलब आपको बीट में पॉलिटिकल बीट ही पसंद थी या फिर और कौन सी बीट पसंद थी, और उस बीट का चैलेंज क्या था? ये मैं देखिए, मैं जब शुरू में आई थी ना, मुझे सोशल इश्यूज बहुत पसंद है। फर्स्ट नंबर पे मेरी चॉइस सोशल इश्यूज, सेकंड नंबर पे फीचर राइटिंग, थर्ड नंबर पे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, बाकी और। लेकिन एक वक्त में एक ही मिलता है आपको। तो जब मुझे पॉलिटिकल रिपोर्टिंग मिली तो मैंने उसमें खूब अच्छा काम किया, खूब मजे किए। जब वो छूटा तो मैं फीचर में आ गई, तो मुझे फीचर में मजा आने लगा। फीचर में सुविधा है कि उसमें रहते हुए आप सोशल इश्यूज पे कर सकते हो। तो मैं
सोशल इश्यूज करने लगी तो उसमें मजा में 6 फेलोशिप मिले मुझे, नेशनल इंटरनेशनल फेलोशिप किए मैंने, तो उसमें किए, खूब रिसर्च किया, खूब किताबें लिखी, खूब का, तो उसमें मजा आने लगा। तो मुझे जिसमें मैं कुछ नया एक्सप्लोर कर सकूं और मेरी संवेदनशीलता उस सब्जेक्ट के साथ हो जो राजनीति में नहीं है, वो सोशल इश्यूज में है, विमेन इश्यूज में है, तो मुझे ये विमेन इश्यूज, सोशल इश्यूज ज़्यादा पसंद है। दीदी बस अब हाल में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी घटना हुई, एक पत्रकार के साथ उस हद को शायद पार किया गया जिस हद पर रहने की शायद संविधान इजाज़त देता है, और तमाम चीज़ें हर व्यक्ति को एक इंसान से हैवान बनने की स्थिति बनी, और आज वो पत्रकार भाई अपने बीच नहीं है। आपको लगता है कि पत्रकारिता में जब इस तरीके के दौर आते हैं तो डर लगता है, डरना चाहिए, पत्रकारों को घर के अंदर घुसना चाहिए, या तमाम पेशों को बदल देना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये सरकारें हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रही? देखिए, माहौल तो बहुत बदल गया है जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स का पूरा। जो मुखर या तो ज़्यादातर ने सरेंडर कर दिया है, और जो अभी भी मुठभेड़ कर रहे हैं वो खतरे में तो हैं। जान का खतरा ना भी हो तो उनके ऊपर बहुत और सारे खतरे हैं, उनको कैसे तंग किया जाए। अभी यूट्यूबर्स के पीछे सरकार पड़ी है कि कैसे उसको नियम बना के कैसे उसकी वो कम किया जाए। कभी रिच कम कर देती है सोशल मीडिया पर, तरह तरह से तंग करने का ये एक नया इनका शुरू हुआ है। मैं नहीं कहूँगी कि भयभीत होना चाहिए या प्रोफेशन छोड़ देना चाहिए या घर में घुस जाना चाहिए। ये उस व्यक्ति पे छोड़िए जो करना चाहता है। अगर आपको भय है तो आप मत करिए, आप निर्भय हैं तो करिए, आप मरने को तैयार हैं तो करिए। अब सेना में जो लोग जाते हैं उनका तो पूरा खानदान समाज को मालूम है कि एक ना एक दिन मरना ही है इसको, युद्ध भूमि में फ्रंट पे लड़ते हुए, तब भी जाते हैं ना, लड़के जाते हैं। अगर सारे सैनिक ये सोचे कि हम घर में घुस के रहें, हम नहीं लड़ेंगे, हम सेना में भर्ती नहीं होंगे, तो देश की सुरक्षा कौन करेगा? तो आप सैनिकों से सीखिए ना कि, और जो हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकार भाई के साथ हुआ, हम सबकी संवेदना उनके परिवार के साथ है, और मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप जो लोग घुटने टेक चुके हैं जर्नलिज्म में, वो उठ खड़े हों, एकजुट हों, आवाज़ उठाएं और सत्ता को एक्सपोज करें। पत्रकारिता का काम ही है प्रतिपक्ष की भूमिका निभाना, सत्ता से सवाल करना। तो अब सवाल करिए, निर्भय तो होना पड़ेगा, एकजुट तो होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुखद ये घटना है। पत्रकार सुरक्षा कानून पर आप क्या सोचती हैं? बनना चाहिए और एक सिक्योरिटी होनी चाहिए? अगर सब लोग एकजुट हों तो इस पे बात होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो छोटी छोटी जगहों पे जिस तरह से धमकियाँ मिलती हैं उनको, और क्रिमिनल्स धमकाते हैं या राजनेता भी धमकाते हैं, ठेकेदार तो ये बंद होना चाहिए। ये चीज़ें ये बंद हो तो इस पर एक पूरे देशव्यापी पत्रकारों को एक फोरम बना के सरकार से बात करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। जिस तरह से पेंशन की मांग अभी दिल्ली में देखिए, इतना अच्छा केजरीवाल ने किया है कि इतना पैसा मिलेगा पत्रकारों को, पेंशन, ये वो। तो उसी तरह से सारे देश के पत्रकार अगर एकजुट हो जाएं, सारे अपनी अपनी विचारधारा छोड़ के, तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। आप लोग चाहें तो भाई चौथा खंभा है, अपनी ताकत तो पहचानिए। यूट्यूबर को पत्रकार मानती हैं आप? बिल्कुल मानती हूँ। जो काम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग नहीं कर सके, यूट्यूबर कर रहे हैं। वो भी तो किसी अखबार और मीडिया में ही जुड़े थे। आज उनके पास फ्री स्पीचेस की नहीं है, तो आज वो यूट्यूब पे अपना पत्रकारिता कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। दरअसल पत्रकारिता वही कर रहे हैं, अखबार चैनल वाले नहीं कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गीताश्री दीदी, जो आपने बड़े मुखर ढंग से इन बातों को कहा है ना। निश्चित तौर पर ये किसी पाठशाला से कम नहीं है। मुझे लगता है इसको एक तरीके से शिक्षा के रूप में देखनी चाहिए, और महिला पत्रकार हों या फिर तमाम पत्रकारिता पर आपकी जो बेबाक राय है उसको सुनना, समझना और अपनाना भी चाहिए। तो निश्चित तौर पर फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन
पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,